गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 बायोलॉजी क्लास +2 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस करने जा रहे हैं। और इसका जो हम लेक्चर करेंगे आज लेसन नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4 है। अभी तक हमने लेक्चर नंबर 1st, 2nd एंड 3rd में डेफिनेशन, बेसिक प्रिंसिपल्स, टूल्स और कंसेप्चुअल डेवलपमेंट्स के बारे में थोड़ा पढ़ा है, ब्रीफ नॉलेज ली है। आज जो हम टॉपिक लेक्चर नंबर 4 में कवर करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया कि बायोटेक्नोलॉजी में आप क्या करते हैं, एक ऐसा टूल है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम का जो टूल है, उससे आप क्या करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को कट कर देते हैं एक स्पेसिफिक साइट पे। ओके, और इस स्पेसिफिक साइट से जो कटे हुए डीएनए के फ्रैगमेंट को आप प्लाज्मिड वेक्टर के साथ ज्वाइन करते हैं। इस टॉपिक में आप क्या पढ़ेंगे, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। एनसीईआरटी में सेपरेशन को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेशन और आइसोलेशन दोनों ही क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा सेपरेशन क्या होता है और आइसोलेशन क्या होता है। लेट अस सपोज मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं कि मान लीजिए आपके पास एक ब्रीफ केस है, एक बॉक्स है या एक ब्रीफ केस है, और इस ब्रीफ केस के ऊपर एक लॉक लगा हुआ है। इस ब्रीफ केस के ऊपर एक लॉक लगा हुआ है। मैं कहता हूं कि इस ब्रीफ केस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह के ऊन के, वूल के गोले पड़े हुए हैं, ठीक है। आपको इन सब में से ये वाला जो वूल है, जो ऊन का गोला है, ये आपको सेपरेट करना है। और इस वूल के ऊपर क्या है कि बहुत सारे इस तरह के ये वूल है, इस तरह लिपटी होगी। और मैं कहता हूँ कि इसके अंदर वेरियस काइंड के, अलग अलग कलर के, कि कहीं पे थोड़ा सा ब्लैक कलर का थ्रेड है, फिर वाइट कलर का थ्रेड है, येलो कलर का थ्रेड है, इस तरह बहुत सारे कलर के थ्रेड हैं। और मैं कहता हूं कि आपको उन सभी थ्रेड में से येलो कलर के थ्रेड को अलग करना है। तो आपके पास दो टास्क हैं कि सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इस ब्रीफ केस में से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डिज़ायर जिस ऊन के गोले की, वूल के गोले की आपको जिसको ज़रूरत है, आप उसे बाहर निकाल लेंगे इस ब्रीफ केस में से। और फिर आप क्या करेंगे कि इस ऊन के गोले को जिसको आपने बाहर निकाला है, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। और इस छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद जो आपको डिजायर्ड वन चाहिए था, मान लीजिए मैं कहता हूँ ये येलो पोर्शन है, इसे आप अलग करेंगे, येलो थ्रेड पोर्शन को आप अलग करेंगे। ये मैंने आपको एक जनरल स्टोरी बताई है ताकि आपको समझना इजी हो जाए, ठीक है। तो सपोज अब हम इसके अंदर अपने बायोटेक्नोलॉजिकल टर्म भरते हैं। ये जो बॉक्स है, जिसे मैंने बॉक्स बोला है या ब्रीफ केस बोला है, ये है एक सेल। मान लीजिए मैं कहता हूं ये आपके पास एक सेल है। आपको पता है हर सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन है। जैसे कि आपको इस बॉक्स में ये ऊन का गोला, जो वूल का जो ये गोला है, ये चाहिए था 8 नंबर। मैं कहता हूं कि आपको इस सेल में से इस डीएनए को आउट करना है। ये वही है जैसे इस बॉक्स के अंदर ये 8 नंबर का ये था, इसी तरह इस सेल के अंदर मैं कहता हूं कि आपको डीएनए अलग करना है। तो डीएनए अलग करने के लिए आपको सेल में से डीएनए अलग करना पड़ेगा। पहली टेक्निक है सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ डीएनए। आप डीएनए को किसी भी सेल में से सेपरेट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहली टेक्निक जो आप पढ़ेंगे उसका नाम है सेपरेशन। जरा ध्यान से समझिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, एक ब्रीफकेस है और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऊन के गोले पड़े हुए हैं।
मान लीजिए आप इसके अंदर 8 नंबर ऑफ वूल के गोले पड़े हुए हैं, आपको मैं कहता हूँ कि जो 8वें नंबर का गोला है वो आपको चाहिए, वो डिजायर्ड वन है, बाकी सब अनवांटेड है। तो आप उसको जब इसमें से सेपरेट करोगे, सबसे पहले आपको डी बॉक्सिंग करनी पड़ेगी, बॉक्स को खोलना पड़ेगा, उसमें से आपने अलग निकाल लिया 8 नंबर का, ये 8 नंबर का आपके पास आ गया। अब आप चाहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे थ्रेड हैं डिफरेंट कलर के, अलग अलग कलर के, थोड़ा सा येलो है, फिर वाइट है, फिर ब्लैक है, फिर ऑरेंज है। मैं आपको कहता हूं कि उनमें से मुझे येलो कलर का जितना भी है फ्रैगमेंट काट के दे दीजिए। तो इस प्रोसेस में आपने यहां से यहां तक जो किया है वो है सेपरेशन, और यहां से लेके यहां तक जो प्रोसेस की है वो है आइसोलेशन। ओवरऑल किसी सेल में से डीएनए को बाहर निकालने की प्रोसेस है सेपरेशन, और उस सेपरेटेड डीएनए में से डिजायर्ड फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए विच हैविंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसे निकालने के प्रोसेस का नाम है आइसोलेशन। देखिए आपकी एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ आइसोलेशन को एक्सप्लेन किया है, सेपरेशन को एक्सप्लेन नहीं किया, मगर फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेशन भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है। जब तक आप डीएनए को सेल में से ही अलग नहीं करेंगे तो उस सेल को आगे फ्रेगमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टेक्निक आती है और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ठीक है, अब इस टॉपिक में हम सबसे पहले इस हेडिंग में जो हिस्ट्री को पढ़ना है वो है सेपरेशन, कि कैसे आप एक ओवरऑल सेल में से अपने डीएनए को अलग करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग बनाइए सेपरेशन। आप सेपरेशन के लिए करते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सेपरेशन के लिए क्या करेंगे? हेडिंग बनाइए सेपरेशन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको डीएनए को सेपरेट करना है। डीएनए सेपरेशन, आपको डीएनए को सेपरेट करना है। डीएनए को आपको पता है डीएनए कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल के अंदर। तो सबसे पहले आप सेल लेंगे। किसके सेल लेंगे? बैक्टीरिया सेल। लेट अस सपोज फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, बैक्टीरिया के सेल ले लिए, बैक्टीरियल सेल। आपको पता है बैक्टीरियल सेल को कहाँ ग्रोथ करवाया जा सकता है? बैक्टीरियल सेल को ग्रोथ कराया जा सकता है, मान लीजिए मैंने एक आपके सामने कल्चर मीडिया ले लिया, ये कल्चर मीडिया है, इस कल्चर मीडिया का नाम है सोयाबीन कैसीन डाइजेस्ट अगार मीडिया। इस कल्चर मीडिया के अंदर आपने बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाया। ये सोयाबीन कैसीन डाइजेस्ट अगार मीडिया इन बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करवाएगा? न्यूट्रिशन। जब इन बैक्टीरिया के सेल को न्यूट्रिशन मिलेगा तो ये अपनी ग्रोथ करेंगे और यहां पे कॉलोनी फॉर्म कर लेंगे। सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं, इस बैक्टीरियल कल्चर को एक ट्यूब में ले लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में। आपने अपने बैक्टीरियल कल्चर को एक टेस्ट ट्यूब में लिया, सारे के सारे बैक्टीरियल कल्चर को। इस बैक्टीरियल कल्चर में क्या है? आपके बैक्टीरिया के सेल प्रेजेंट है। इस तरह देखिए, ये बैक्टीरिया के सेल प्रेजेंट है। आप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करवाएंगे एक स्पेशल काइंड का एंजाइम जिसका नाम है लाइसोजाइम। हम सबको पता है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, वो जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी, वो मिलके बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकॉन से। ये लाइसोजाइम एंजाइम इस बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देगा, डिसॉल्व कर देगा, रप्चर कर देगा। तो फर्स्ट पोर्शन हो गया आपका कि लाइसोजाइम ने इस बैक्टीरिया की सेल वॉल को रप्चर कर दिया। सेल वॉल को रप्चर करने से क्या होगा, यानी कि आपने वो जो बॉक्स है उसकी वॉल को रप्चर कर दिया। सेल वॉल के रप्चर करने से क्या होगा कि सेल के अंदर के जितने भी कंटेंट्स हैं, चाहे उसमें आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन है, सेल डेब्रिस है, रप्चर्ड सेल मेम्ब्रेन है और
डीएनए है, ये सब के सब बाहर आ जाएंगे। और इन द मीन टाइम इसी वक्त आप इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर अप्लाई करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, एज यू नो, ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगेशन ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस एक्सक्लूडेड मटेरियल। और ये एक्सक्लूडेड मटेरियल जो सेल वॉल के रप्चर होने से जो मटेरियल बाहर निकला है, उसे सेंट्रीफ्यूगेशन जब फोर्स मिलेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलेगी, तो वो रप्चर्ड पोर्शन क्या करेगा, इस वॉल से टकराएगा और अपनी डेंसिटी के हिसाब से, अपनी वेट के हिसाब से नीचे सेटल डाउन होना चाहेगा। तो इसके बाद क्या होगा कि आपको इस टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 लेयर मिलेंगी। एक लेयर का नाम है प्रेसिपिटेंट लेयर और दूसरी लेयर का नाम है सुपरनेटेंट लेयर। जो ऊपर की तरफ रहती है उसे बोलते हैं सुपरनेटेंट लेयर, सुपरनेटेंट लेयर, और जो नीचे रहेगी उसका नाम है प्रेसिपिटेंट लेयर। अब देख लेते हैं कि प्रेसिपिटेंट लेयर में क्या आया अपनी डेंसिटी के हिसाब से। प्रेसिपिटेंट लेयर में आपकी आएगी रप्चर सेल मेम्ब्रेन, सेकेंडली सेल डेब्रिस, दूसरे नंबर पे सेल ऑर्गेनेलिज, ये सब नीचे आ जाएंगे। ये मेरे लिए अनवांटेड हैं, ये मेरे लिए उस 8वें उनके गले को छोड़ के जो बाकी सब थी ये वो हैं, 1 to लेके 7 तक ये चीज़ें ये नीचे आ जाएगी। सुपरनेटेंट लेयर में मुझे 3 चीज़ें मिलेंगी, 1 2 3। इनमें से एक चीज़ का नाम है आरएनए, दूसरी चीज़ का नाम है प्रोटीन और तीसरी चीज़ का नाम है डीएनए। आइए इसको नीचे बना लेते हैं। मैं क्या करूँगा कि सुपरनेटेंट लेयर और प्रेसिपिटेंट लेयर को अलग कर दूंगा, सेपरेट करूँगा। नाउ आफ्टर सेपरेटिंग these 2 layer I have got only 1 layer which is the supernatant layer। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुपरनेटेंट लेयर में 3 तरह के कंपोनेंट्स मिलेंगे मुझे, एक डीएनए, दूसरा आरएनए और तीसरा प्रोटीन। एज पर द एम मेरे लिए डिजायर्ड वन क्या है, डीएनए। मुझे ना आरएनए की जरूरत है ना प्रोटीन की जरूरत है। ऑल ऑफ दीज 2 आरएनए एंड प्रोटीन आर अनवांटेड फॉर मी। सो इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज देम, उन्हें खत्म करने के लिए आई हैव टू एडेड, आरएनए को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं इस मिक्सचर में डालूंगा आरएनए पॉलीमरेज। सिमिलरली प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं डालूंगा प्रोटीएज एंजाइम। बाय द एप्लीकेशन ऑफ दीज 2 एंजाइम विच इज आरएनए पॉलीमरेज एंड प्रोटीएज एंजाइम, both RNA and protein get diminish, both get neutralized, and finally only DNA will remain in this supernatant layer. After that मैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर के सुपरनेटेंट लेयर, जिसमें RNA डाइजेस्ट हो चुका है, प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुका है, इसमें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा किसे, बड़ा ध्यान से सुनिए, इसमें मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा चिल्ड इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल विद द कंसेंट्रेशन ऑफ 90%. By the introduction of ethanol 90%, this DNA which is present in this supernatant layer get precipitated, ये अपने आप को एक जगह इकट्ठा कर लेगा कुछ इस तरह। ये टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर आपके डीएनए ने अपने आप को प्रेसिपिटेट कर दिया। नाउ हियर फर्स्ट टेक्निक, सेपरेशन ऑफ डीएनए गेट
कंप्लीटेड। आइए मैं इसको थोड़ा सा फटाफट आपको समझा देता हूं। मैंने सबसे पहले सेपरेशन करनी है, डीएनए सेपरेशन करनी है। डीएनए को सेपरेट करना है किस में से? सेल में से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ सेल्स लूंगा, क्योंकि मुझे सेल में से ही डीएनए चाहिए, और क्वांटिटी ऑफ डीएनए भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कुछ तो इस प्रोसेस में डैमेज भी होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बैक्टीरियल सेल लूंगा। बैक्टीरियल सेल मुझे कहां से प्रोवाइडेबल होते हैं? मैं कोई भी कल्चर मीडिया लेता हूं, सोयाबीन कैसिन डाइजेस्ट अगार मीडिया। सोयाबीन कैसिन डाइजेस्ट अगार मीडिया एक कल्चर है। ये कल्चर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया इसको यूज करके अपनी कॉलोनी फॉर्मेशन करेंगे, अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे। मैं इस बैक्टीरियल कल्चर को इंट्रोड्यूस करवा दूंगा एक टेस्ट ट्यूब में, इंक्यूबेटिंग ट्यूब भी बोलते हैं इसे। इस ट्यूब में बैक्टीरियल कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद इस ट्यूब के अंदर मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, ऐड करूंगा लाइसोजाइम एंजाइम। ये लाइसो एंजाइम एक एंजाइम ऐसा एंजाइम है जिसके पास प्रॉपर्टी है कि ये सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर सकता है। जो सेल की मेम्ब्रेन है ये उसे खा जाएगा, उसे डाइजेस्ट कर लेगा। उसकी लेयरिंग खत्म करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर के जितने भी कंपोनेंट है वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट है जो मुझे चाहिए जिसका नाम डीएनए। वो कंपोनेंट बाहर आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, आपको पता है कि ये जो कंपोनेंट आए हैं इनकी डेंसिटी अलग अलग है। तो सबसे पहले उनको सेपरेट करने के बाद, आप जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा एक सेपरेटिंग टेक्निक होती है, 9th क्लास में आपने साइंस में पढ़ा होगा, एक सेपरेटिंग टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन। आप इस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में से पास आउट करेंगे। एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उसमें से पास आउट करेंगे, एक स्पेसिफाइड आरपीएम सेट करेंगे। उस स्पेसिफाइड आरपीएम पे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स होगी, और जितने भी रेजिडुअल कंटेंट उस सेल में से बाहर निकले हैं वो एज पर देयर डेंसिटी गेट सेटल डाउन। जो जिनकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर की तरफ रह जाएंगे, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे की तरफ रह जाएंगे। तो इससे क्या होगा, दो लेयर बनेगी। फर्स्ट लेयर जो नीचे की साइड बनेगी, जो सेडिमेंट है जिनके अंदर जो कंपोनेंट्स है जिनकी डेंसिटी ज़्यादा थी वो नीचे बैठ जाएंगे, उस लेयर को बोलते हैं प्रेसिपिटेंट लेयर। जो ऊपर लेयर बच जाएगी उसे बोलते हैं सुपरनेटेंट लेयर। सुपर ऊपर की तरफ है, ठीक है जी। प्रेसिपिटेंट लेयर के अंदर आपको मिलता है रप्चर सेल। जितने भी सेल रप्चर हुआ है, सेल मेम्ब्रेन जितनी रप्चर हुई है वो आ जाएगी। सेल डेब्रिस आ जाएंगे, सेल के और ज़्यादा रेजिडुअल कंटेंट जो रप्चर हो चुके हैं वो आ जाएंगे। सेल ऑर्गेनेली, जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं जो अनवांटेड हैं इस वक्त मेरे लिए, वो सब नीचे आ जाएंगे। ऊपर जो आएगा, ऊपर वाली सुपरनेटेंट में लेयर में आपको 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट का मतलब है डीएनए, सेकंड कंपोनेंट है आरएनए, और थर्ड वन है प्रोटीन। मुझे सेपरेशन करनी है डीएनए से, तो ना तो मुझे आरएनए चाहिए ना ही प्रोटीन चाहिए। इन दोनों को नलीफाइड करने के लिए, इनकी वैल्यू 0 करने के लिए मैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड कराता हूं आरएनए पॉलीमरेज, जो कि आरएनए को डाइजेस्ट कर लेगा, प्रोटीएज एंजाइम जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा। अब इस सुपरनेटेंट लेयर में सिर्फ क्या बचेगा, डीएनए। ये जो डीएनए बचा, ये डीएनए मैं चाहता हूं कि सेपरेट होके अलग दिखे मुझे, प्रेसिपिटेट की, ताकि मैं वहां से इसे रिमूव आउट कर लूं। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर आरएनए और प्रोटीन कंप्लीटली नलीफाइड हो चुका है, न्यूट्रलाइज हो चुका है, इसके अंदर मैं डालता हूं चिल्ड इथेनॉल विद द कंसंट्रेशन ऑफ 90%। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस चिल्ड इथेनॉल 90%, दिस डीएनए कंपोनेंट या दिस डीएनए मटेरियल गेट प्रेसिपिटेटेड इटसेल्फ, ये एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। नाउ इन दिस टेस्ट ट्यूब, यहां तक आप लोगों की सेपरेशन टेक्निक कंप्लीट हो चुकी है। अगली टेक्निक पढ़ते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में एक्सप्लेन की गई है, आइसोलेशन टेक्निक। होप सो आप लोगों को यहां तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टेक्निक है आइसोलेशन। अब आपने अपने डीएनए को सेल में से सेपरेट तो कर लिया है, मगर आपको अब अपना डिजायर्ड फ्रेगमेंट है, डीएनए फ्रेगमेंट, वो डिजायर्ड फ्रेगमेंट जिसके पास क्या हो, जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो आपको उसमें से आइसोलेट करने। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, हेडिंग बनाइए आइसोलेशन। आइसोलेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटे, और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आफ्टर द सेपरेशन, इफ यू वांट टू आइसोलेट द डीएनए फ्रेगमेंट, और यू कैन से दैट द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, मैंने आपको कहा था कि उनका गोला है, उसमें अलग अलग तरह के रंगों के थ्रेड्स हैं, और मुझे सिर्फ उसमें से येलो वन चाहिए। येलो वन ही मेरा डिजायर्ड वन है, तो मुझे वो चाहिए। तो ये कह रहा है
कि आफ्टर द सेपरेशन ऑफ डीएनए इफ यू वांट टू आइसोलेट द पर्टिकुलर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए यू हैव टू बी गो थ्रू द आइसोलेशन टेक्निक by using a specified technique. The name of this technique is agarose gel electrophoresis. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि सेपरेशन टेक्निक की सबसे लास्ट स्टेप क्या था कि मैंने जो टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने डीएनए को प्रेसिपिटेट करवा लिया। नाउ फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर यू हैव टू नो दैट, आप लोगों को पता है और पता होना चाहिए कि मैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इनकॉर्पोरेट करवा दूंगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैविंग एबिलिटी टू कट द डीएनए। ये जो डीएनए मटेरियल आया है मेरे पास, डीएनए मटेरियल, ये डीएनए मटेरियल अंडर द influence of this restriction enzyme get cutted into pieces. Now this DNA is converted into like this structures. ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो गया, फ्रेगमेंटेड डीएनए, फ्रेगमेंटेड डीएनए अंडर द एप्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के इफेक्ट से क्या हुआ, आपका डीएनए मटेरियल कट गया, ये आपका डीएनए मटेरियल कट हो गया। नाउ बाय यूजिंग ए ग्लास रोड, you can easily collect these fragment। आप क्या करेंगे, ग्लास रोड लाएंगे और इन थ्रेड्स को अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। यहाँ आपने इन ग्लास रोड को इसमें से, इस लिक्विड में से सेपरेट कर लेना। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पूलिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटे स्पूलिंग। ये बहुत बार पूछा जाता है एनसीईआरटी में, सॉरी नीट के एग्जाम में, स्पूलिंग। ये आपने इसको स्पूलिंग करके अलग कर दिया। नाउ यहाँ से आपकी एगोरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस स्टार्ट है। एगोरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप करते क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं कि आपने आइसोलेटेड जितने भी फ्रेगमेंट हैं, अब आपको कहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सारे फ्रेगमेंट हैं, जबकि मुझे सिर्फ डिजायर्ड वन ये है, मुझे ये चाहिए अलग। ह्यूमन जीनोम के अंदर 35,000 टाइप्स के जीन्स हैं और आपको एक ही डिजायर्ड जीन चाहिए, तो ये तो बड़ा मुश्किल है कि इतने सारे जीन्स में से, डीएनए में से आपको सिर्फ एक कट पीस डीएनए चाहिए। कैसे, एगोरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वहां काम करता है। आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, आप स्टेप नंबर फर्स्ट लिखिए, स्टेप फर्स्ट। आप क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले एगोरोस जेल मैट्रिक्स बनाएंगे, एगोरोस जेल मैट्रिक्स बनाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ एगोरोस जेल मैट्रिक्स बाय यूजिंग एगोरोस पाउडर। एगोरोस जेल मैट्रिक्स बनाने के लिए आप एगोरोस पाउडर लेंगे। एगोरोस है क्या, एगोरोस एक पॉलीमर है, एक पॉलीमर मैट्रिक्स है। ये पॉलीमर मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होती है सीवीड से। सीवीड किसको बोलते हैं, अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उन्हें वीड्स बोलते हैं, खरपतवार। तो सी के अंदर, समुद्र के अंदर जितनी भी अनवांटेड खरपतवार होती है उससे ये एगोरोस मिलता है।
आप उसे पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। बाई यूजिंग दिस एगरोज पाउडर यू आर प्रिपेयरिंग एगरोज जेल मैट्रिक्स। सबसे पहले आप इसके लिए क्या करेंगे, एक फ्लास्क लेंगे, इस फ्लास्क के अंदर अपना एगरोज पाउडर डाल देंगे। एगरोज पाउडर आपने इसके अंदर डाल देना। इस एगरोज पाउडर के अंदर आप इनकॉर्पोरेट करेंगे वाटर, और वेरियस टाइम यू हैव टू बी एडेड सर्टेन अमाउंट ऑफ बफर टू मेंटेन द pH वैल्यू, बिकॉज इन केस ऑफ DNA pH टेक्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले। DNA के केस में pH का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसीलिए आप बफर भी डालेंगे। और आपको पता है बफर क्या होते हैं, बफर वो केमिकल एजेंट हैं जो लिटिल बिट pH के चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं। आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे। हीट प्रोवाइड होने से क्या होगा, एगरोज पाउडर और वाटर आपस में मिक्सअप हो जाएगा और एक लिक्विड कंसिस्टेंसी देगा। लिक्विड की कंसिस्टेंसी एक लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस लिक्विड हैविंग एबिलिटी टू कन्वर्टेड इनटू जेल लाइक मैट्रिक्स, ये एक जेल की तरह बन सकता है, सॉलिडिफाइड हो सकता है, सेमी सॉलिड बन सकता है, जैसे जेली होती है। कब, जब इसको कुछ देर के लिए आप रख देंगे बिना डिस्टर्ब किए हुए। तो ठीक है, यहाँ तक आपने एगरोज जेल का लिक्विड बना लिया। नाउ अब आप क्या करेंगे, अपने इस एगरोज जेल मैट्रिक्स का जो लिक्विड बना हुआ है, आप क्या करेंगे कि एक इस तरह का, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। इसे बोलते हैं एगरोज प्लेट, इसे आप एगरोज प्लेट बोलते हैं। आप इस एगरोज प्लेट के अंदर जो फ्लास्क में आपने एगरोज जेल का लिक्विड बनाया था, एगरोज पाउडर प्लस वाटर प्लस बफर को यूज़ करके जो लिक्विड बनाया था वो इसमें पोर आउट करेंगे। आप इसमें पोर आउट कर देंगे, इसके अंदर डाल देंगे, वो पोर कर देंगे। पर यहाँ आपको यूज़ करना है एक स्पेशल इक्विपमेंट का, एक स्पेशल डिवाइस का, जिस डिवाइस का नाम क्या होता है, उस डिवाइस का पहले स्ट्रक्चर देख लें। वो डिवाइस कुछ ऐसी होती है। इस डिवाइस का नाम है मॉलिक्यूलर कॉम्ब। इस लिक्विड को इस एगरोज प्लेट में, इसका नाम है एगरोज प्लेट, एगरोज प्लेट। इस एगरोज प्लेट में इस एगरोज जेल को डालने से पहले आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने ये एगरोज प्लेट के अंदर ये एगरोज जेल डालनी है, उससे पहले आप अपने मॉलिक्यूलर कॉम्ब को यहाँ फिट कर देंगे कुछ इस तरह। क्या होगा, अब आपने इसके अंदर अपना एगरोज जेल मैट्रिक्स डाल देनी है सॉलिडिफाइड होने के लिए, ताकि ये जम जाए, वहाँ पे अपनी कंसिस्टेंसी बना ले। जैसे ही ये अपनी कंसिस्टेंसी बनाएगी, ड्राई हो जाएगी, आप अपने मॉलिक्यूलर कॉम्ब को यहाँ से हटा लेंगे। जब आप यहाँ से मॉलिक्यूलर कॉम्ब को हटाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरह के ब्लॉक बन गए, खाली जगह बन गई। वो खाली जगह क्यों बनी, क्योंकि आपने यहाँ पे मॉलिक्यूलर कॉम्ब लगा दिया था। ये जो खाली जगह बनी है इसको बोलते हैं वाल, छोटे छोटे कुएं बन गए, वेल बन गए। ठीक है, नाउ आपके पास, मैंने बताया था कि आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके अपने फ्रैगमेंट्स को इस तरह कन्वर्ट कर लिया, डीएनए के फ्रैगमेंट को, और इन्हीं फ्रैगमेंट में कहीं ना कहीं आपका डिज़ायर्ड वन पड़ा हुआ है, जिसकी जो आपको चाहिए डीएनए फ्रैगमेंट, डिज़ायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट इन्हीं के बीच कहीं पड़ा हुआ है। आप क्या करेंगे, इन डीएनए के सेगमेंट्स को माइक्रोपिपेट की हेल्प से लेंगे। यहाँ से माइक्रोपिपेट होती क्या, एक छोटी सी पिचकारी जैसी होती है कुछ इस तरह की, जो मिलीलीटर के अंदर सैंपल को
कलेक्ट कर सकती है। आप इस सैंपल को इसमें माइक्रोपिपेट में लेंगे और अपने डीएनए फ्रेगमेंट को फिल कर देंगे इन वॉल्स के अंदर। याद रखिए सबसे लास्ट वाले वॉल को आप छोड़ देंगे, इसमें आप इस डीएनए फ्रेगमेंट को नहीं डालेंगे, इसके अंदर आप वो वाले डीएनए फ्रेगमेंट को डालेंगे जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अपना इफेक्ट नहीं दिखाया, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने अपना इफेक्ट नहीं था, जिसके ऊपर आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की एप्लीकेशन नहीं करी थी, यानी कि जो कटेड पीस में नहीं है। ठीक है, आपने उसके अंदर वो वाला डीएनए भर देना। नाउ आप क्या करेंगे, इस एगरोस प्लेट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एक बैटरी जोड़ देंगे आप इसके साथ। एज पर योर यूज जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतने वॉट की आप इसके अंदर बैटरी जोड़ देंगे। दिस बैटरी created a electric field, external electric field on this agarose plate. As you know, in this well, आपने इन वेल के अंदर किसको इनकॉर्पोरेट किया है? डीएनए को। बेटे किसको इनकॉर्पोरेट किया आपने? डीएनए को। आपको पता है डीएनए के अंदर 3 तरह की चीज होती है। फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकंड शुगर एंड थर्ड वन इज phosphate. As you know, the phosphate having this formula PO4 2 negative. DNA के पास नेगेटिव चार्ज है due to the presence of this phosphate. So you can say that this pole is negative pole. Now the DNA fragments which having negative charge get attracted toward positive pole. Positive pole means anode. Now under the influence of this electric field, these negatively charged DNA particles get moves toward anode, or you can say that positive pole. अपने अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से आपको पता है, एक फैटी पर्सन हो जिसका वजन ज़्यादा है वो कम दौड़ सकता है, एक लीन पतला आदमी ज़्यादा दूर दौड़ सकता है। तो आपको पता है कि डीएनए के जो मॉलिक्यूल हैं, डीएनए के मॉलिक्यूल का भी, फ्रेगमेंट्स का भी मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है। किसी का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा डाल्टन में है, किसी का कम किलो डाल्टन में है। तो जिस डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा दूरी तक भाग नहीं पाएगा, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, एगोरोस जेल मैट्रिक्स के जो पोर्स हैं उसमें स्टार्टिंग में ही फंस के रह जाएगा, वहीं तक मूव कर पाएगा। जबकि जो दूसरे डीएनए पार्टिकल्स हैं वो जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो ज़्यादा दूर तक भाग सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे क्या होगा कि जो डीएनए फ्रेगमेंट मूव करेंगे पॉजिटिव पोल की तरफ, वो कुछ ऐसे मूव करेंगे। देख रहे हैं, पहले लार्ज साइज के डीएनए फ्रेगमेंट, उसके बाद उससे थोड़े कम साइज के, फिर और कम करते करते लास्ट में वो डीएनए फ्रेगमेंट पहुंचे हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम था, जिनका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम था। ये आपने अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को आइसोलेट कर लिया, अलग अलग कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, आपको पता है जो डीएनए है वो नेक्ड आई से विजिबल नहीं है। आपके सामने मैं प्लेट ऐसे रख दूं तो आपको दिखेगा नहीं कोई कौन सा फ्रेगमेंट कहाँ पड़ा है। आप चाहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको अपने फ्रेगमेंट्स अलग अलग दिखें, तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग स्टेज में ही जब आप इस अपने वेल के अंदर डीएनए के सैंपल को फील्ड कर रहे होंगे, इस डीएनए सैंपल को पहले ही इस लेवल पर ही, जबकि ये टेस्ट ट्यूब में थे, फ्रेगमेंटेड हो चुके थे, इसके अंदर आप एक स्पेशल डाई को इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी डाई आप यूज़ करते हैं, विच डाई। उस डाई का नाम है इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड।
आप अपनी इस ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर इथीडियम ब्रोमाइड इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये इथीडियम ब्रोमाइड की शॉर्ट फॉर्म होती है ETBr। आप इस इथीडियम ब्रोमाइड को अपने टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, ये सारे DNA फ्रेगमेंट्स को क्या करेगा, स्टेन कर देगा एज ए डाई। बिकॉज दिस इथीडियम ब्रोमाइड हैविंग ए वेरी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी, कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है इस इथीडियम ब्रोमाइड की। इथीडियम ब्रोमाइड एक कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इसकी हैंडलिंग हमें बड़ी प्रिकॉशंस के साथ करनी चाहिए। जितना बच जाए उसको डिस्कार्ड कर दो। जब भी आप इथीडियम ब्रोमाइड के साथ डील कर रहे हैं, ग्लव्स डाले हो, मास्क डाला हो, ताकि ये कहीं वेपर्स के थ्रू या एयर के थ्रू आपके नेजल कैविटी के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर ना आ जाए। जितना यूज़ आ जाए ठीक है, बाकी को डिस्कार्ड कर दीजिए। ये कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग करती है। इथीडियम ब्रोमाइड को आपने अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला। एक और वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इथीडियम ब्रोमाइड हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरकैलेटिंग प्रॉपर्टी। इंटरकैलेटिंग का मतलब क्या है कि ये आपके बेस पेयर प्रेजेंट हैं। ये बैकबोन है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, ये आपके बेस पेयर हैं। तो ये जो आपकी इथीडियम ब्रोमाइड है अपने आप को यहाँ फिट करवा लेती है। नाउ दिस treated DNA which is treated by the ethidium bromide under the influence of this electric field on the basis of their molecular weight moves toward positive pole which is anode in nature, and as per their molecular weight the running capacity and the flowing tendency of these DNA fragment are get varies। जिनकी डेंसिटी, जिनकी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है वो स्टार्टिंग में ही रुक जाएंगे, पोर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट होकर आ जाएंगे, फंस जाएंगे। जिनकी मॉलिक्यूलर वेट कम है वो ज़्यादा दूरी तक रन करेंगे। आप इस इलेक्ट्रो एगोरोस प्लेट को एग्जामिन करेंगे अंडर यूवी लाइट। नाउ द DNA fragment which are treated with ETBr ethidium bromide under UV light show orange fluorescent बैंड। आप जब इस एगोरोस प्लेट को यूवी लाइट के अंडर देखेंगे तो जो DNA फ्रेगमेंट जिन्हें मैंने ETBr से, इथीडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करवाया था, वो ऑरेंज कलर के बैंड की फॉर्म में मुझे विजुअलाइज होंगे। नाउ आपको पता है कि हर एक DNA का, हर एक जीन का एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर वेट है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि इस टेक्निक को आप लगा रहे हैं ह्यूमन जीन्स के लिए, आपने ह्यूमन जीन के फ्रेगमेंट को अलग करना है, और आप सब जानते हैं कि ह्यूमन जीन का मॉलिक्यूलर वेट है 5808 डाल्टन। इस एगोरोस प्लेट के पास एक मीटर वैल्यू होगी। आप इस मीटर वैल्यू में ये देख लेंगे कि आपका इंसुलिन का DNA किस रेंज में आ रहा है। जो फ्रेगमेंट इस रेंज के सामने आएगा आप उसे इस जेल मैट्रिक्स से आइसोलेट कर लेंगे। जेल मैट्रिक्स से अपने फ्रेगमेंटेड DNA को आइसोलेट करने की प्रोसेस को बोलते हैं इंक्लूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंक्लूजन। इंक्लूजन वर्ड में आप क्या करते हैं, इंक्लूजन टेक्निक में इस पोर्शन को कट कर लेंगे जहां पे आपका डिजायर्ड फ्रेगमेंट पड़ा है, उसे आप इस मैट्रिक्स के साथ कट करेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। नाउ यहाँ पे आपकी क्या पड़ी है, जेल मैट्रिक्स प्लस डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट। डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट आप क्या करेंगे, इसको स्पेशल केमिकल के साथ ट्रीट करवाएंगे
और सेपरेट कर लेंगे अपने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को। वो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट के पास आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो आपने देखा कि कैसे एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस से आप अपने सेपरेटेड डीएनए में से भी अपने डिजायर्ड वन डीएनए फ्रेगमेंट जिसके पास आपके डिजायर्ड जीन सीक्वेंस हैं उन्हें आइसोलेट करते हैं बाय यूजिंग एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो ETBR है, किस कलर का बैंड शो करती है, ऑरेंज फ्लोरोसेंस का। ETBR किस नेचर की है, कार्सिनोजेनिक है। इंटरकैलेटिंग एजेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेस पेयर के अंदर फंस जाती है और उसे स्टेन कर देती है। मोलिकुलर कॉम्ब क्या है, मोलिकुलर कॉम्ब वो एक डिवाइस है जो आप यूज़ करते हैं ये प्लेट बनाते हुए, ताकि आप वो एक स्पेशल पोर्शन क्रिएट कर सकें जिनके अंदर आप अपने डीएनए को पोर आउट कर सकें, भर सकें। डीएनए के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फॉस्फेट। ये बहुत बार पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। एगरोस जो जेल है, एगरोस पाउडर है, उसका सोर्स क्या है, सीवीड है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन नीट में बहुत, और जो मैंने आपको सेपरेशन टेक्निक बताई है उसमें चिल्ड 90% इथेनॉल यूज़ करते हैं। ये सब छोटे छोटे जो पॉइंट है, लाइसोजाइम एंजाइम यूज़ करते हैं, क्यों, ताकि आप सेल मेम्ब्रेन को डिज़ोल्व कर सकें। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। और जो भी आपके डाउट रहें, जो भी क्वेश्चंस रहें, प्रीवियस लेक्चर्स को भी मैं कहता हूँ, लेक्चर नंबर 1 2 लेके 3 जो भी मैंने कराया 1 2 और 3, आप उनको थोरोली देखें, एक एक कंसेप्ट को समझें, अपने नोट्स बनाएं। और आज लेक्चर नंबर 4 है। यहाँ अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें तो मैं चाहूँगा कि आप फर्स्ट से लेके 3rd वीडियो बहुत थोरोली देखें, अपने सेल्फ नोट्स बनाएं और इस टेक्निक को बिल्कुल थोरोली समझें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और CBSE एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। आपके कोई भी डाउट रहते हैं, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। थैंक यू बेटा।